अनकरा से तराबलस के लिए उड़ान भरने वाला तैयारा गिरकर तबाह। लीबिया के आर्मी चीफ जहां भाग तराबलस के लिए उड़ान भरने वाले तैयारे में अचानक तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिसके बाद तैयारे का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता मुनक़ता हो गया। लीबिया के वज़ीर आज़म अब्दुल हमीद दबीबिया ने आर्मी चीफ के जहां भाग होने की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लीबिया के जनरल मोहम्मद अली अल अहदाद ने आज तुर्की का दौरा किया था, जहां उन्होंने तुर्की के वज़ीर दिफा से मुलाकात की थी। तुर्की से वापसी के दौरान जनरल मोहम्मद अली अल अहदाद का तैयारा हादसे का शिकार हुआ। कौमी एयरलाइन PIA आरिफ हबीब कंसोर्शियम की हो गई है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए बोली लगाकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हासिल कर ली। आरिफ हबीब ने अपने पैगाम में कहा, PIA की बोली से पाकिस्तानी मईशत को फायदा होगा, बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान की तरफ राग़िब होंगे, जबकि हुकूमत ने बहुत शफाफ अंदाज में PIA की निजकारी की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब बोली के निकात पर इज़हार तशक्कुर, कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आलमी सतह पर पजीराई का सिलसिला जारी। फाइनेंशियल टाइम्स ने मौसर तरीन स्ट्रेटेजिक रहनुमा करार दे दिया। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अस्करी और सिफारती महारत को खुलकर सराहा। जरीदे के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा के तौर पर उभरे हैं। वज़ीर आज़म की तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। MNPTI बैरिस्टर गौहर का मुज़ाकरात की पेशकश पर तबसरे से इनकार, कहा कि इन हालात में इस पर कोई बात नहीं कर सकता। अल्लाह खैर करे। मुज़ाकरात के हवाले से मामलात महमूद खान अशरफ ज़ई देखेंगे। लेकिन बल्तिस्तान में बर्फबारी जारी, वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। अस्तूर और चलास के बालाई मकामात पर गुज़िश्ता शब से बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। पंजाब के मुतादिद अजला फॉग और स्मॉग की लपेट में। कराची में भी सर्दी बढ़ गई, दर्जा हरारत में कमी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दुनिया बोल है में खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर उम्मीद करते हैं कि आपकी जो सुबह का आगाज़ है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। मैं हूँ गौहर इशरत और मेरे साथ मौजूद है सैयद फैसल करीम। जनाब, बहुत सी अहम स्टोरीज़ हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन सबसे पहले आलमी मंजरनामे से जो अहम डेवलपमेंट हुई वो आपके सामने शेयर कर देते हैं। तुर्किया से लीबिया जाने वाला तैयारा हादसे का शिकार हो गया, जिसमें लीबिया के आर्मी चीफ जाँ बाग हो गए। मामले की संगीनी ने इस वाक़े को महज फ़िज़ाई हादसा नहीं बल्कि एक बड़ा इलाकाई और सिक्योरिटी मामला बना दिया है। बिल्कुल जी। और इनकरा से तराबलस के लिए उड़ान भरने वाले तैयारे में फनी खराबी के बाद राब्ता मुनक़ता हुआ। वापसी की कोशिश के दौरान तैयारा ज़मीन बोस हो गया। लीबिया के वज़ीर आज़म ने फ़ौजी सरबराह की हलाकत की भी तस्दीक की है, जबकि तुर्किया ने फ़िज़ाई हुदूद आर्जी तौर पर बंद करके सर्च एंड रेस्क्यू इदारों को हाई अलर्ट कर दिया है। हादसे ने खित्ते में आला अस्करी क़यादत की सिक्योरिटी फ़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तकनीकी निज़ाम पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। यह हादसा एक ऐसे वक्त में पेश आया है जब लीबिया के आर्मी चीफ तुर्किया के सरकारी दौरे पर थे, जिससे ये मामला मज़ीद हसास हो गया है। वेल, इन्वेस्टिगेशंस का आगाज़ तो हो गया है और अब देखते हैं कि इसमें मामलात क्या निकल के सामने आते हैं। और इससे अगर हम आगे बढ़े अपनी अगली स्टोरी की जानिब, तो कल एक बहुत ही आइकॉनिक दिन था पाकिस्तान के लिए। कल PIA के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है और बहुत ही ज़्यादा कोशिशों के बाद, इससे पहले भी एक कोशिश हो चुकी थी निजकारी की, लेकिन वो निजकारी नहीं, वो महज एक मजाक की हैसियत इख्तियार कर गया था, जहां बेस प्राइस से बहुत जो है नीचे प्राइस कोट किया गया था। लेकिन इस बार आरिफ हबीब कंसोर्शियम जो है उसने PIA को एक्वायर कर लिया। 75% इसके हिस्सेस एक्वायर किए, 25% हुकूमत के पास ही रहेंगे। बिल्कुल, और इससे यकीनी तौर पे एक अच्छा पैगाम भी जाएगा। पाकिस्तान एक अच्छा पैगाम लेकर आगे बढ़ रहा है। मुल्क में एक ऐसे इन्वेस्टर मौजूद हैं जो अपने इदारे ख़रीदने के काबिल हैं। मज़ीद उनका क्या कहना था आरिफ हबीब का, आपको सुनवाते हैं। अच्छा, सर्विसेज भी बेहतर होंगे और सरमायाकारों का जो एतमाद है यकीनी तौर पे फैसल उसमें भी बड़ा इजाफा होगा। और अगर अभी बात की जाए, ये जो कंसोर्शियम है इसमें बड़े इंटरेस्टिंग ग्रुप शामिल हैं। अगर फातिमा फर्टिलाइज़र की बात करें, वो शामिल हैं, सिटी स्कूल है और लेक सिटी जो शामिल है। मतलब इससे ये ज़ाहिर होता है कि खाद और तालीम और जो एक कंस्ट्रक्शन होती है, उन्होंने मिल के आपका ये इदारा ख़रीदा है, जो कि एक नई उड़ान भरने के लिए PIA तैयार है।
एब्सोल्युटली। अच्छा, इसके साथ ही आरिफ हबीब ने कल गुफ्तगू करते में मज़ीद ये भी कहा कि जिससे हम दुनिया को ये बताएंगे कि हमारे अपने ऐसे लोग हैं जो पीआईए की साख बहाल कर सकते हैं। क्या कहना था उनका, मज़ीद आपको सुनवाते हैं। तो अब सवालात बहुत सारे हैं जिनको हम आगे चल के उठाएंगे भी, कि जो सबसे ज़्यादा इश्यूज थे पीआईए के, वो सियासी भर्तियां थीं, ओवर स्टाफिंग थी, और ओवर स्टाफिंग भी ऐसे नहीं बल्कि ना सिर्फ पोलिटिसाइज्ड ओवर स्टाफिंग थी, बल्कि जिसको कहते हैं गैर फाल बहुत सारा आपका स्टाफ था जो कि तरजीह नहीं देता था काम को। हम वो नहीं भूल सकते वो तमाम तर अयाम के जब पीआईए की हड़ताल हुआ करती थी, एयरपोर्ट पे जाम लग जाया करता था, मुलाजमीन की उनकी हड़ताल हुआ करती थी। लेकिन अब हम बहुत आगे आ गए हैं, अब ये ख़रीद हो चुकी है 135 बिलियन की, और देखना ये है कि जो सबसे अहम चीज़ है इसमें यह है गौर के 135 बिलियन का 92.5% इज गोइंग टू गेट री इन्वेस्टेड इन द सेम पीआईए। तो फ्लीट चेंज होगी, एक ओवरलुक चेंज होगा। इस पे हम आगे चल के मजीद भी बात करेंगे। अभी जरा हम अपनी टॉप स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को एक उभरता हुआ स्ट्रेटेजिक लीडर करार दिया जो है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को नए आलमी तकाज़ों के मुताबिक ढालने में मरकजी किरदार यकीनी तौर पर तो अदा करेगा। फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और ईरान जैसे बासर ममालिक के साथ बैक वक्त ताल्लुकात इस्तवार करके अपनी स्ट्रेटेजिक स्पेस को मजीद बढ़ा दिया है। अखबार के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर रिवायती सिफारती अंदाज को समझते हुए बरवक राब्ते, मोहतात लहजे और शाइस्ता रवैये के जरिए पाकिस्तान के मफादात को आगे बढ़ाया है। इसी तनाजुर में भारत की सिफारती बेचैनी का जिक्र भी इस रिपोर्ट का हिस्सा है, जहां नई आलमी सफबंदी में मौसर हिकमत अमली की कमी नुमाया नजर आती है। तो इस चेंजिंग होराइजन और इस होराइजन के स्ट्रेटेजिक लीडर सैयद आसिम मुनीर, इस पे जरा आप बात कर लेते हैं। बैड मसूद खान दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ अब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमने देखा कल वॉशिंगटन पोस्ट में भी ये चीज़ सामने आई, और अब फाइनेंशियल टाइम्स ने भी इसको जो है वो बोल्ड हेडलाइंस के साथ किया है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो लफ्ज़ है स्ट्रेटेजिक लीडर, क्या खस करना चाहिए हमें इससे? हाउ इम्पॉर्टेंट दिस हेडलाइन इज बीन गिवन टू फील्ड मार्शल? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि जिस तवातर के साथ पहले वाशिंगटन पोस्ट है, फिर इसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स, और बहुत पुराना अखबार है यूनाइटेड किंगडम का, 1888 से ये अखबार डेली बेसिस पे छप रहा है और इसकी बड़ी वेटेज है। और उन्होंने बेसिकली जब ये आर्टिकल उन्होंने लिखा छापा है तो उसमें उन्होंने एक बड़ा बैकग्राउंड भी दिया है, और दुनिया में बताया कि सिस्टम आलमी निज़ाम में तब्दीलियाँ हो रही है। और उन्होंने कहा अमेरिका जो है वो अभी अपना सुपरवाइजरी रोल से पीछे हट रहा है, खुद बाय डिजाइन वो कर रहा है। और उन्होंने पीछे एक प्रीवियस कोट किया है कि गोर्बाचोव था तो रशिया टूट गया, और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है डी क्लर्क, और उनके होते हुए अपार्थाइड वाला कंसेप्ट आ गया था। तो फिर उन्होंने यहाँ पे बात की कि अब वक्त आ गया है मिडिल पावर्स का, और जो डिसाइड कर रहे हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस बन गई, और पाकिस्तान को भी उन्होंने उस मिडिल पावर में डाला है। सो मिडिल पावर का मतलब ये है कि जो एक ऐसा मुल्क है जिसकी इकोनॉमी इज राइजिंग इकोनॉमी है, और उसके साथ मिलिटरीली पावरफुल है, डिप्लोमेटिकली इफेक्टिव है, और वो ऐसा मुल्क है जो which can bridge the gap between various countries। तो वो एक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अभी एक ये बन गया है, इस मल्टीपोलर जो है पावर एक बन गया है। और इसके बाद उन्होंने सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज की कि जब उन्होंने CTF को रेफर किया एज ए मल्टी अलाइनर के तौर पे, तो मल्टी अलाइनर का मतलब ये है कि simultaneously maintaining relations with different powers। और उन्होंने खुद मिसाल भी दी कि अमेरिका के साथ है, चाइना के साथ है, ईरान के साथ है, और सऊदीज के साथ है। इसका मतलब ये है कि मल्टी अलाइनर का मतलब अभी हम ये समझते हैं कि विदाउट कंप्रोमाइजिंग योर नेशनल इंटरेस्ट, आप मुल्क के लिए कोई काम करते हैं कि यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन कंट्री। आप देखें दैट इज वेरी सिंपल। हम अमेरिका के साथ भी ठीक है, चाइना के साथ भी है, हम उधर से भी वेपन्स भी ले रहे हैं, हम उससे टेक्नोलॉजी भी ले रहे हैं, इसी तरह बाकी ममालिक के साथ है।
सो अपने मुल्क का इंटरेस्ट है, सो वी आर नॉट डिपेंडेंट। तो उस तनाजुर में ये बात की। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि जो मिलिट्री डिप्लोमेसी थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, उन्होंने कहा वो एज ए स्टेट्समैन के तौर पे वहां पे उन्होंने जिस तरीके से इंटरेक्शन किया विद प्रेसिडेंट ट्रम्प, और प्रेसिडेंट ट्रम्प की बड़े इम्प्रेस हुए उनसे। और उन्होंने कहा फिर इनके डिप्लोमेसी में वो बिल्कुल नरम रवैया या गुफ्तार, नरम गुफ्तार उन्होंने उन्होंने रेफर किया है। लेकिन एट द सेम टाइम ये है कि फील्ड मार्शल के बारे में ये मशहूर है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और अपने बात से ही मुंह पे कहते हैं। तो इस फैक्टर से वो कहते हैं कि, और फिर वाशिंगटन पोस्ट में अगर आपने देखा तो उन्होंने कहा था मोस्ट डिसेसिव टर्निंग पॉइंट जो था, जो पाकिस्तान यकदम दुनिया के नक्शे पे तेजी से उभरा, दैट वाज दी मार्के हक इन बुनियान मरसूस। और वो कहते हैं कि वाशिंगटन पोस्ट में बड़ा खूबसूरत उन्होंने ये मेंशन किया कि इस जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से मिलिट्री डिसिप्लिन कॉन्फ्लिक्ट में डिस्प्ले किया, और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक फोकस जो उनका था, और इसके बाद एसिमेट्रिकल कैपेबिलिटीज जो उन्होंने यूज की, डेट बेसिकली उन्होंने लिखा स्टन प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो उसका मतलब ये होता है कि जब आपकी लीडरशिप मजबूत हो, डिसीजन मेकिंग मजबूत हो, तो वो बहुत फर्क डालते हैं। जिस तरह कल फील्ड मार्शल नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गए थे, तो वहां पे उन्होंने यही बात की, बाई डिफिकल्ट टाइम्स में आपने डिसीजन लेना होता है विद क्लैरिटी, वो जाके फैसला कुन साबित होता है। सो पाकिस्तान का जिस तरीके से इमेज डेवलप हुआ है और अब दुनिया मान रही है, और देखें कि दुनिया में प्रेसिडेंट ट्रम्प है या दूसरे ममालिक है, जिस तरह कहीं भी प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, CDF जाते हैं, जिस तरह वहां से रेस्पेक्ट होती है, पजराई अच्छा, होती है, अब दैट इज आलमी सतह पे मसूद खान साहब इसको ऑब्वियसली इसको माना भी जा रहा है और मल्टी अलाइनर कहा जा रहा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। आज है इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इशूज़ जो है उनको जिस प्रोमिनेंट अंदाज में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के विजन ने हैंडल किया है, वो यकीनी तौर पे बड़ा कमेंडेबल है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें कि अभी तो जिस तरीके से एक डिप्लोमेसी की बात है, जिस तरह चला मल्टी अलाइनर था, उन्होंने सबके साथ ताल्लुकात, हम किसी कैम्प में नहीं गए, हमने किसी के साथ अलायंस नहीं किया, पाकिस्तान का इंटरेस्ट सबसे आगे उन्होंने रखा। तो दैट इज वन थिंग जो दुनिया अब मान गई है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी, मिलिट्री पॉलिसी थी, वो बहुत ज़बरदस्त थी, और अकॉर्डिंगली हम जा रहे हैं। साउथ एशिया में हम सिक्योरिटी स्टेबलाइजर हैं, और वेस्ट एशिया में आप देखें जब सऊदीज के साथ हमारा जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, तो वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में वी आर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। और जिस तरीके से अब जो इतलात लीबिया के साथ आ रही हैं, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ऑफिशियली हम देखेंगे, तो आपका इन्फ्लुएंस देखें, और जिस तरह नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर आपका जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, चाहे फार ईस्ट। अब उसी आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा था कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया में भी है, फार ईस्ट में है, और मिडिल ईस्ट में है। सो वो कैपेबिलिटीज हमने दिखाई है, और प्रैक्टिकली दुनिया अब मान रही है। दैट्स वाई कि दुनिया में कुछ कहीं भी होता है, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प भी पाकिस्तान की तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। ब्रिगेडियर साहब, इसमें सिर्फ वो नहीं कहा गया कि द फेस ऑफ स्ट्रेटजी, बल्कि स्टेट्समैनशिप का भी लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल किया गया है। आप जब एक जंग जीतते हैं तो ऑब्वियसली यू आर ऑन अ हायर मॉरल ग्राउंड, जो कि हमने देखा भी दुनिया उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई, बट विनिंग द वॉर आई गेस वाज नॉट इनफ। उस विन को कैपिटलाइज करना, सिफारती तौर पे दुनिया को जाके बता के ये बड़ा अहम था। आफ्टर दैट ईरान का दौरा, CDS का, तुर्की का दौरा, और अमेरिका के दोबारा से दौरे, मुतवातर दौरे, फिर देरीना दोस्त मुल्क सऊदी अरब, बरादर मुल्क सऊदी अरब, फिर चाइना। सो सिर्फ एक जंग जीत लेना ही काफ़ी नहीं था, इसको फिर फैलाना और पूरी दुनिया के पास जाके लेके जाना ये इसलिए भी आम है क्योंकि उसके बिल्कुल बाद में आपको याद होगा कि भारत ने भी अपनी सी एक बहुत बड़ी काबीना लाव लश्कर तैयार करके कभी यहाँ कभी वहाँ वो भेज रहे थे, लेकिन हो नहीं पाया। उससे स्टेट्समैनशिप जहाँ पे थी वहीं पे हुआ। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जब आप राइट साइड पे होते हैं, हक पे होते हैं, सच्चाई पे होते हैं, तो फिर दुनिया भी आपके साथ खड़ी होती है और कन्विंस होती है। और जिस तरीके से देखें, जो पहलगाम 22 अप्रैल का ड्रामा किया, आज तक वो कोई सबूत दे नहीं सके। दैट्स वाई जब उन्होंने 64 बंदों पे एक लाओ लश्कर कर भेजा, नॉट ए सिंगल कंट्री जिन्होंने इसको एंडोर्स किया, जबकि पाकिस्तान का जो डेलीगेशन किया
ग्रावल भट्टू लेके गए और उसमें बड़े अच्छे लोग थे, तो उन्होंने जाके लोगों को दुनिया में कन्विंस करके आए। और इसके अलावा फिर देखें ना कि जब कन्विंस कैसे होते हैं, आप जब प्रेसिडेंट ट्रम्प आपका साइड ले रहा है और कहता है कि आपने बात मानी है, ये चीजें आप कर रहे हैं, तो वो कन्विंस होते हैं। आप अफगानिस्तान के मामले में देख लें कि जिस तरीके से आप डिप्लोमेसी को भी आपने मौका दिया, यूनाइटेड नेशन के चैनल्स को भी आपने यूज किया, रीजनल कंट्रीज को भी यूज किया, और अभी आपने इसके बाद फिर आपने एक फिर आर्टिकल 51 के तहत आपने फोर्स भी यूज की। अब रिसेंटली आपने उनके डिप्टी हेड ऑफ मिशन को बुला के डिमार्च भी किया। सो यू आर एक्टिंग एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, दैट्स वाई दुनिया आपको मानती है कि आप इंटरनेशनल जो रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफिल कर रहे हैं, इसके बाद आप एक्शन पे जाएंगे। तो वो एक यहाँ पर एक तरफ जिम्मेदारी का भी आप दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट कंप्रोमाइजिंग ऑन योर सॉवरेनिटी और एग्जैक्टली, सिक्योरिटी ऑफ योर सिटीजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। अच्छा मसूद खान साहब, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है इसमें हमने देखा कि पिछली हुकूमत में जिस तरह से एक डैमेज पहुंचाया गया फॉरेन पॉलिसी को, और उसके बाद मौजूदा हुकूमत में और फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की क़यादत में उसको जिस तरह से रीस्टोर किया गया है, आज जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं उसका भरपूर एतराफ़ कर रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखें कि इवन जो वाशिंगटन पोस्ट का जो आर्टिकल था उसमें लिखा पाकिस्तान के, देखें कि पिछले सालों में कोई वहां से कोई अंडरस्टैंडिंग हमारी अमेरिका के साथ नहीं बन रही थी और बिल्कुल हमें इग्नोर किया हुआ था। तो उस आर्टिकल में लिखा है, पाकिस्तान फ्रॉम ए पेराया स्टेट नाउ हैज बिकम ए पार्टनर स्टेट। वो इम्पोर्टेंस अभी आप देखें पाकिस्तान की हासिल हुई है। और वो आपकी जब एक तो फिर देखें कि दुनिया में ममालिक जो है आपकी हैसियत तब मानते हैं जब आप अपने बलबूते पे खड़े होते हैं और आप अपनी मजबूती दिखाते हैं, बहादुरी दिखाते हैं। और फिर आपने मार्के हक में जिस तरीके से किया इंडिया के साथ, उसके बाद से फिर देखे कि दुनिया ने माना, दैट्स वाई फिर आपकी एक क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है, आपकी रेलेवेंस बढ़ गई है, आप जियो पोलिटिकल एक प्लेयर दुनिया में बन गए हैं। सो वो ममालिक, तो देयरफॉर देखें कि देयरफॉर मैं कहता हूँ कि लीडरशिप बहुत मैटर करती है, डिसीजन मेकिंग बहुत मैटर करती है, कब और कैसे हमने फैसला करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया सर फॉर योर टाइम, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जो ऊंची उड़ान का सिलसिला इसी तरह जारी रहा है। ऊंची उड़ान की बात करें तो कौमी एयरलाइन PIA, उसकी निजकारी का अमल बिल आखिर मुकम्मल हुआ है और 135 अरब रुपए में PIA के 75% हिस्से आरिफ हबीब कंसोर्शियम के हिस्से में आए हैं। और यूँ बरसों से खसारे में चलने वाला ये इदारा जो है, जो कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल ब्रांड है, पाकिस्तान का इंटरनेशनल फेस है, अब ये निजी शोबे के हवाले कर दिया गया है। अच्छा, निजी शोबे के हवाले तो कर दिया गया। देखना होगा कि आगे जो एविएशन की जो पूरी सूरत हाल है वो किस तरह से चेंज होती है, बल्कि रियासती पॉलिसी, माशी मजबूरी और इस्लाहात के दावों का बड़ा इम्तहान भी होगा फैसल। और हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो साथ साथ इस मौक़िफ़ की भी तायद है। वाजिबात पहले ही सरकारी खाते में डाल दिए जाते थे, वो भी एक अहम मामला, इसलिए निजकारी के ज़रिए कौमी ख़जाने पर बोझ अब कम होगा, जबकि निजी शोबा एयरलाइन को मुनाफा बख्श बनाने की सलाहियत रखता है। तमाम सवाल ये अब उठता नज़र आता है कि जब PIA के असासों की मजमूई मालियत 150 से 190 अरब रुपए बताई जा रही है, तो क्या 135 अरब की डील वाकई बेहतरीन सौदा थी? आरिफ हबीब का इस मामले में कल बड़े अहम इंटरव्यूज़ भी हुए और उन्होंने ये कहा कि तादाद इसकी बढ़ाई जाएगी, इसका फेस चेंज किया जाएगा। तो ये डील कैसी रही पाकिस्तान के लिए, कैसी रही, कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर सरमायाकारी हारून शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गुड मॉर्निंग फॉर पाकिस्तान एज वेल। हमने देखा था इससे पिछली वाली बोली में, जहाँ पे गालबन 85 अरब की इनिशियल जो बेस प्राइस लगाई गई थी और 10 अरब का एक मजाक किया गया था, तो हमने वहाँ से लेके यहाँ तक तो बहुत अच्छा एक ट्रांजिशन किया है। पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये डील कैसी लगी आपको 135 अरब की? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इस डील को समझने की ज़रूरत है। बहुत से लोगों के जहन में है कि प्राइवेटाइजेशन के अंदर पैसे कमाने चाहिए। ये डील पैसे कमाने की नहीं है, ये एक सिक एसेट जो कि कंटिन्यूसली लॉस था हुकूमत की नालायकी की वजह से, उसको प्रोफेशनल मैनेजमेंट को हैंड ओवर करना था। अब इसको हैंड ओवर करने के दो हिस्से हैं। एक तो नॉमिनल प्राइस है, तकरीबन 10 से 12 अरब रुपया हुकूमत को मिलेगा अभी, लेकिन एक कमिटमेंट ली गई है कि इसके अंदर
रिमेनिंग पैसा री इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि इसको रिवाइव किया जाए। देखिए आप एसेट बेच देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एसेट चला गया उसको जो बेच बूझ के आगे निकल जाए। मेन इशू ये है कि क्या इतनी बड़ी कंपनी को ना सिर्फ प्रॉफिटेबल, एफिशिएंस एंड ग्लोबली कंपेटिटिव बनाना है। ये चैलेंज है अब प्राइवेट मैनेजर्स का कि वो इसको कैसे करते हैं। ये एक जो 30 से 40 अरब रुपया हम टैक्स पेयर का और लोन्स का इनको दे रहे थे हर साल, वो हुकूमत की फिस्कल पोजीशन के लिए अच्छा है कि वो निकल गया है। IMF भी यही कहता है कि इन लॉस मेकिंग इदारों में पैसा ना डालें। तो ये एक पॉलिसी शिफ्ट है कि हुकूमत कमर्शियल कारोबार से निकलना चाह रही है। अच्छा, इसमें हारून साहब एक चीज़ ये भी है कि हम इस वक्त ना सिर्फ फिगर्स देख रहे हैं, 135 का फिगर या फिर 190 का लॉस का फिगर। उस फिगर के पीछे देखें किन वजूहात की बिना पे हम यहाँ तक पहुँचे। सियासी भर्तियों की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे, हम इनएफिशिएंट स्टाफ और ओवर स्टाफिंग की वजह से यहाँ तक पहुँचे, और भी बहुत सारे दीगर मामलात हैं जो कि आपकी मुस्कुराहट से मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। क्या ये पहला स्टेप उन सारी चीज़ों को एड्रेस करेगा और वी हैव टू टेक मोर स्टेप्स फर्दर? जी, इसकी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और इन ए वे सैड स्टोरी है कि हमने ये जो कंपनियां थीं जो सरकार एक ज़माने में ठीक चलाती थी, उसको हमने पहले मेरिटोक्रेसी को तोड़ा और बगैर मेरिट के उसमें बंदे प्लेस करने शुरू कर दिए, जिसको हम कहते हैं अपना बंदा लगा दिया। इसके बाद जब वो अपना बंदा लगाते हैं तो फिर लीकेजेस शुरू हो गई। उसके बाद उसके अंदर जो है वो शुरू हो गए कि आपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस फ्री में बंटने शुरू हो गए, टिकट्स और रेस्ट हाउसेस और होटल्स। उससे फिर कंपनी नीचे बैठना शुरू हो गई और उसकी कॉम्पिटेंस ख़त्म हो गई। अब इस पूरी सूरत हाल को रिवाइव करना इज़ ए ह्यूज चैलेंज। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि गवर्नमेंट जो है इस पे क्रेडिट तो ले रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो ये ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस ने ही इसको स्पॉइल किया। अब कर लिया है, इससे निकल रहे हैं, लेकिन ये एक माइंड सेट है। अभी भी हुकूमत के पास बहुत से इदारे ऐसे हैं जो प्रॉफिट कमा रहे हैं। मेरा आर्गूमेंट ये है कि आपको फैसला ये नहीं करना कि लॉस मेकिंग एंटरप्राइज बेचें, आपको फैसला ये करना है कि आपने अब से कारोबार नहीं करना है, आप अपने कोर हुकूमत के फंक्शन पे फोकस कीजिए। अब ये एक शिफ्ट है जो टाइम के साथ साथ विजिबल होगी। जहां तक PIA का सवाल है, उसके 3 चैलेंजेस बड़े क्लियर हैं प्राइवेट मैनेजर के। ए कि वो स्टाफ को अब कैसे डील करते हैं अगले साल में। बी वो इमीडिएटली क्वालिटी के लिए क्या 4-5 स्टेप्स लेते हैं ताकि लोगों को फर्क नजर आए। सी जो गवर्नमेंट के साथ कमिटमेंट है, उन्होंने जो 120-22 अरब रुपया री इन्वेस्ट करना है, वो कैसे किया जाता है। ये कुछ वक्त लगेगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये पॉजिटिव तरीके से हो जाता है तो इस पे फिर एतमाद बहाल होना शुरू होगा। एतमाद बहाल होना भी शुरू होगा यकीनी तौर पे। लेकिन हारून रशीद साहब, इश्यूज़ की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन ज़रा गोइंग फॉरवर्ड तो अब आवाम जानना चाहते हैं कि PIA आने वाले दिनों में क्या नया रुख लेने वाली है, अगर आसान अल्फाज में समझा जाए। जी, नया रुख, एक तो नया बोर्ड बनेगा, नया चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट होगा और आई थिंक वो आपको विजिबल चेंज दिखाएंगे जो आपके की डोमेस्टिक अभी रूट्स हैं, ताकि उनको नजर आए कि प्लेन्स बेहतर हो गए हैं, टाइमिंग बेहतर हो गई है, सिस्टम्स इंप्रूव हो गए। हमें कोई मिरेकल एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर से कि जी रिवाइव हो जाएगा और एमिरेट्स से मुकाबला करना शुरू कर देगा। द सेकंड स्टेप के अंदर ये है कि इफ दे फाइंड एन इंटरनेशनल गुड पार्टनर एंड पुट सिस्टम्स टू एक्चुअली जो इनके बड़े लुक्रेटिव रूट्स हैं इंटरनेशनल, उसको कैसे वो नए जहाज़ों के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर ये 2 काम वो कर लेते हैं और इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, होटल भी हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग भी है, सो इंशाल्लाह कोई 1-2 साल में इसके नताए जाएंगे। ये ओवरनाइट एक्सपेक्ट करना कि बिक गई है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई थिंक ये अनरियलिस्टिक। इसमें हारून साहब एक चीज़ है वो ये कि ये एक सिंपल एक्विजिशन है, या फिर मैं आरिफ हबीब साहब की अपनी ज़बानी अगर इसको सुनूं कि जी हमने इसको लिया है ताकि हम इसको ठीक करें, बनाएं और दुनिया को ये दिखाएं कि पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो अपनी चीज़ें एक्वायर कर सकते हैं। दुनिया को क्यों दिखाना है हमने? सो दुनिया को इसीलिए दिखाना है ना, ताकि अब आगे आप मुकम्मल कर दीजिए। जी देखिए, ये
एक थोड़ी सी मिथ है कि प्राइवेटाइजेशन इज द सोल्यूशन। देखिए, प्राइवेटाइजेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट जिससे हुकूमत एक एसेट की ओनरशिप को प्राइवेट और मोस्ट कॉम्पिटेंट मैनेजर्स को हैंड ओवर करते हैं। ठीक है, बहुत से मुल्क बेचते नहीं हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं कि आप चलाइए, ये आपके आउटकम्स हैं, ये पूरे कीजिए, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको ओनर देंगे। ये बहुत से तरीके हैं, मलेशिया में फ़र्क हुआ है, चीन में फ़र्क हुआ है। तो इसलिए ये जो एक डील हुई है, इसके अंदर एक कंडीशनल एक्विजिशन है ऑफ मेजॉरिटी शेयर्स कि जी आप एक इतने पैसे दे दें, बाकी जो जो आप इन्वेस्ट करते जाएंगे हम इसको आपको मजीद जो 25% रह गए हैं वो ऑफर करेंगे। सो मेरे हिसाब से तो इन्होंने ये जो डील की है, आई विश के इसके ऊपर हुकूमत की कम्युनिकेशन डे वन से क्लियर होती लोगों को, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग सवालात लोग मुझसे पूछ रहे हैं टीवी पे भी, सोशल मीडिया पे भी, कि जनाब ये तो बड़ा सस्ता बिक गया, क्या हो गया। गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसको इट्स नॉट मेकिंग मनी, इट इज़ बेसिकली अ शिफ्ट ऑफ पॉलिसी कि जी हमने इसको नहीं चलाना है, प्रोफेशनल्स को देना है। ये एक जो है एक ट्रांजिशन है फ्रॉम एक ट्रांजिशन का अमल है। हरुष ऋषि साहब, लेकिन शॉर्टली अगर कहना चाहेंगे, कंसोर्शियम में जो ग्रुप्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। सिटी स्कूल है, फातिमा फर्टिलाइज़र है, लेक सिटी है, इन ग्रुप्स को आप किस तरह से देख रहे हैं? इतनी बड़ी ख़रीदारी में ये ग्रुप्स शामिल हैं जिसमें तालीम भी है, यकीनी तौर पे वो लोग भी शामिल हैं जो खाद बनाते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं। जी, यहाँ पर देखिए, खाली हाईएस्ट बिडर को बेचना जो है दुनिया में इज नॉट द बेंचमार्क। नॉर्मली वो कॉम्पिटेंस देखते हैं कि इस तरह की इंडस्ट्री को चलाने का रेलेवेंट तजर्बा है कि नहीं है। इन लोगों को बड़े इदारे चलाने का तो तजर्बा है, लेकिन एविएशन और एयरलाइन का, ट्रांसपोर्ट का तजर्बा नहीं है। एंड वी शुड वेरी क्लियरली सी that's where I advise that they should quickly sign a technical joint venture with the renowned airline like Turkish or some Gulf airline, ताकि वो उसके systems और professionals को acquire कर सकें। तो ये investors हैं, इनके पास business का तजर्बा है, board चलाने का है, लेकिन ऑपरेशनल टेक्निकल तजर्बा इस ग्रुप के पास मुझे नहीं दिखाई देता है, और ये एक बड़ा चैलेंज है। All right, Mr. Sharif, thank you so much for your time. It was a pleasure having you, and we hope कि हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे इन सब अदर डे। बहुत शुक्रिया। तो जनाब, अब देखते हैं कि ये जो पहला स्टेप लिया गया है वो कितना सूटमंद साबित होता है। ओवरनाइट चेंजेस नहीं होगी, टाइम लगेगा। वेल, इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद वेलकम बैक। और एक बार फिर अब बात करेंगे ज़रा खेल के मैदान से। खेल के मैदान में बड़ी कामयाबियां पाकिस्तान को हासिल हो रही हैं। एशियन चैंपियन पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे में होने वाली 3 मिल्की सीरीज़ और आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना हो गई है। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम एक बार फिर दुरुस्त सिम में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। एशिया कप अंडर 19 में मजबूत कारकर्दगी और फाइनल में जीत के बाद अब जिम्बाब्वे में होने वाली सैमुल की सीरीज़ को वर्ल्ड कप से कबल एक अहम इम्तहान भी करार दिया जा रहा है। और इसमें कौन कौन से वो स्टार्स हैं जो कि पोटेंशियली हम देखें? समीर मिनास तो एक नाम है ही, लेकिन समीर मिनास जस्ट स्टोल द शो इन द फाइनल। लेकिन इसके अलावा भी कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिन पे हमें फोकस रखने की ज़रूरत है? प्लस ये कि कुछ ज़रा हम बिग बैश की भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बात कर लेंगे। इस सब पे बात करने के लिए वी हैव गॉट अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो जनाब, बात करना इसलिए आपसे ड्यू था क्योंकि जो हम एशिया कप जीते हैं उस पर बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? अ वेरी गुड विक्ट्री, बहुत अच्छी विक्ट्री। इट गेट्स स्वीटर जब आप सरफराज की ज़बान में जाहिलों की तरह नहीं बल्कि तरीके से जीते। आप समझ के होंगे मैं आपको क्या कह रहा हूँ। वहाँ इस चीज़ की मिर्ची भी बहुत लगी हुई है। वो कह रहे हैं कि जाहिल कह दिया, हमें जाहिल कह दिया। बात यह है कि हमने तो कहा ही नहीं, सरफराज ने तो सिर्फ ये कहा था कि जाहिलों की तरह नहीं करना। अभी अगर कोई अपने ऊपर ले ले तो हम क्या करें अदिल भाई? नहीं यार, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन एयर अगेन। देखिए, मेरा ख्याल है सरफराज ने जो कहा है बल्कि इत्तेफाक की बात है, क्योंकि अब ज़ाहिर है जब लाइव स्ट्रीम पे आप देख रहे होते हैं आजकल मैचेस, आजकल ज़्यादातर लोग आपको पता है मोबाइल स्ट्रीम पे ही मैच देख रहे होते हैं, उसमें इश्तिहारात अक्सर जगहों पे नहीं आते।
मैं जब सरफराज इत्तेफाक से मेरे ये एयरफोन नहीं लगा हुआ था और मैं सुन रहा था और आई वाज लाइक ये क्या कहा है सरफराज ने, और मेरा एकदम कहता निकल गया, बल्कि हमारे दोस्तों का क्रिकेट का ग्रुप है, मैंने वहां भेजा, डिड यू गाइस लिसन टू व्हाट ही सेड। अच्छा, मेरा ये ख्याल है दैट सरफराज इंडिया, देखो उनका रोना धोना तो चलने रहा है, तो उनकी तो इस वक्त रह रहा है, क्या कर सकते हैं, वो इतने कॉन्फिडेंट थे, वो इतने नन्हे नन्हे क्रिकेटर, जरा उनके एटीट्यूड तो चेक करें, वो सूर्यवंशी कौन आ गया भाई, आपने क्रिकेट में को किस जगह पर ले आए आप, हाथ मिलाना आपको गवारा नहीं है, आप ट्रॉफी लेने को तैयार नहीं होते, क्रिकेट में तो जहालत आप लेकर आए, और जब कोई बोलता है ये बात कि जाइलो की तरह सेलिब्रेट नहीं करना, सूर्यवंशी आउट होने के बाद आपने देखा उसने जेस्चर क्या किया था, वो तो 17 साल का क्रिकेटर है, एक आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट का तुम्हें मिल गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, सो दैट इज द प्रॉब्लम विद दीज इंडियंस। एंड मुझे आई थिंक हम वैसे अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतते, मजा तो आना ही था, लेकिन एक इंतहाई एरोगेंट क्रिकेट बोर्ड की, एक इंतहाई एरोगेंट के ये नन्हे नन्हे छोटे छोटे से बच्चे जो इस उम्र में इनका ये हाल है फैसल, मैं ये सोचता हूँ कि ये जब अपनी नेशनल क्रिकेट टीम में पहुंचेंगे तो भाई ये तो बगैर कुछ करे विराट कोहली बन के बैठे होंगे, उस माइंडसेट के साथ जा रहे होंगे ये व्हेन इट कम्स टू देयर एटीट्यूड। सैफी ने बिल्कुल ठीक बोला, जो भी बोला, हमें बिल्कुल डिफेंसिव नहीं होना है इसमें। इंडियंस हैव टेकन क्रिकेट टू अ वेरी वेरी, मैं कहूंगा कि एक जेंटलमैन गेम को उन्होंने जो है वो काफी विशेष बना दिया। बिल्कुल, और एक जेंटलमैन गेम को इस तरह से बना देना एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन अदील आप समझते हैं अब जिस तरह से शाहीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं मैदान में, पहले दिखाई देता था क्या कि डिफेंसिव हो के वो हमेशा खेल रहे होते थे, लेकिन अब प्रेशर को किस तरह से हैंडल करना है वो बखूबी आ गया है। आप समझते हैं कि यही टीम कोई बड़ा सरप्राइज देने जा रही है? देखिए, आई रियली होप सो। एक चीज जो हमने देखी और एक चीज जो यहाँ बताना जरूरी भी है कि यही अंडर 19 टीम जो कि फाइनल में भारत को जिसने एक एम्फेटिक किस्म की शिकस्त दी है, वो ग्रुप स्टेज में भारत से एक बहुत बड़ी डिफीट भी उनको हुई थी। सो हमें सेलिब्रेशन अपनी जगह करना चाहिए, बट वी नीड टू हैव सर्टेन रियलिटी चेक्स एज वेल। थोड़ी सी हमारे लड़कों को, हमारे बच्चों को जाहिर है मेंटली स्ट्रांग होने में मेहनत करनी है, और इसमें हमें जाहिर है सरफराज का जिक्र बहुत ज्यादा आ रहा है। We cannot take credit away from Azhar Ali as well, because Azhar Ali recently, आपको पता है कि until recently he was attached with Pakistan's A side Shaheens और Pakistan under 19 टीम, और फिर कुछ बोर्ड से सुना डिसएग्रीमेंट्स की वजह से वो छोड़ के चले गए थे। उन्होंने उनकी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर काम किया, और यही वो चीज है जो कि हमें जाहिर है हमारी बड़ी टीम के ऊपर भी लेकर जानी चाहिए कि व्हाट हैपन सडनली। आई मीन यही अंडर 19 में इंडिया को हम तवातुर से हरा रहे होते हैं, और यही खिलाड़ी जब आपके मेन टीम में पहुंचते हैं या आपकी ग्रोन अप टीम में पहुंचते हैं या आपकी मैं कहूंगा कि जो नेशनल साइड है उस पर पहुंचते हैं, ये एकदम दबे हुए और प्रेशर में और अंडरनी के आपको थोड़े डरे हुए सहमे हुए नजर आ रहे होते हैं। सो आई थिंक आई रियली विश वर्ल्ड कप होने वाला है अब से कुछ 2 या 3 हफ्ते के बाद नामीबिया और जिम्बाब्वे में, और हमें अंदाजा हो जाएगा। देखिए कंपटीशन का लेवल अब बढ़ने वाला है। टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया जो अंडर 19 की सबसे कामयाब तरीन टीम है, इंग्लैंड तो पाकिस्तान के ग्रुप में भी है, साउथ अफ्रीका हर फॉर्मेट में इस वक्त, चाहे खवातीन की क्रिकेट हो, मर्दों की क्रिकेट हो, T20 हो, ODI हो, या फिर आपका इवन टेस्ट ऑफ चैंपियन है, वो दे आर प्लेइंग एक्सीलेंट क्रिकेट। तो अब कंपटीशन का लेवल बढ़ने वाला है। मेरा ये ख्याल है दैट सेलिब्रेशंस को अब जरा सा साइड पे करते हैं, लेट्स फोकस ऑन द T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप अंडर 19, और वहां पे मजा आए कि हम फाइनल खेलें और फाइनल जीते हैं। तो आई थिंक अब एग्जाम नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। जब आप बात करते हैं फाइनल खेलने की, लेट्स पिक आवर स्टार्स, जो कि हम सिर्फ इस यहाँ की बात नहीं करें, हम तो वर्ल्ड कप तो है, लेकिन अंडर 19 का फिर अगला इन बच्चों का मरहला ये होता है, दे वांट टू सी देमसेल्व्स इन द नेशनल्स। बहुत से लोग कह रहे थे, देखिए फेसबुक पे तो कोई कुछ भी कहते हैं ना, बहुत से दे वर वाउचिंग फॉर जी समीर मिनाज को आप डालें, समीर मिनाज को नेशनल में डालें। अरे भाई अल्लाह का वास्ता ना डालें, उनको अभी थोड़ा सा चलने दें। तो हमारे लिए कौन से पिक ऑफ द बॉलर्स और पिक ऑफ द बैट्समैन थे इस सीरीज में अदील? अली रजा और समीर मिनाज को जरा एक साइड करके, क्योंकि ये दोनों तो नाम बना चुके हैं ना। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। समीर नाम बना चुके हैं, और बिल्कुल फैसल आपका एक पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि ये खुदा की जो हमारे कच्चे तोड़ने की हम पाकिस्तानियों की आदत है ना, कि बस खिलाड़ियों को एक परफॉर्मेंस दिखाई, एक टूर्नामेंट अच्छा खेला और उसको जो है ना वो नेशनल साइड में ले आओ, नहीं। आई थिंक यही एक बहुत बड़ी गलती हमसे शायद हो जाती है कि लड़के को जरा आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होने दें। और एक चीज जो मैं चेयरमैन साहब को सुन रहा था, उन्होंने एक मेंटरिंग प्रोग्राम, या उन्होंने कहा था कि अडॉप्शन प्रोग्राम की उन्होंने बात की थी। देखो खिलाड़ी को क्यों जल्दी अक्सर ले आया जाता है, बिकॉज हर खिलाड़ी के फैसल, आपको भी पता, क्रिकेट को बड़े करीब से देखते हैं, हर खिलाड़ी के सर्टेन बैकर्स होते हैं। मैं इसको नेगेटिव टर्म में नहीं ले रहा। कराची में एक बड़े मशहूर कोच हैं, एक मशहूर क्रिकेट क्लब चलाते हैं, उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है कराची के बहुत सारे खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पहुंचाने के लिए।
सिमिलरली इसी तरह की बैकिंग लाहौर और इस्लामाबाद में भी मैं जानता हूँ लोगों को जो करते हैं, वो चाहते हैं कि उनके जो प्रोटेजे हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो जल्दी नेशनल साइड पे आ जाएं, बिकॉज उनके लिए भी वो फेदर इन द कैप होता है। एंड दीज आर टैलेंटेड बॉयज एंड गर्ल्स। मैं लेकिन ये समझता हूँ कि यार नो प्रॉब्लम इफ ही डेब्यूज आर 23, 24, आप उनको एक प्रोसेस से गुजारें जिससे मेंटल स्ट्रेंथ आती है। आपने पाकिस्तान के टॉप प्लेयर, अब ये अंडर 19 वर्ल्ड कप अगर आपको याद हो, पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, हमें याद है 2009 या 8 की बात है, 7 की बात है, अनवर अली की स्विंग याद है, सरफराज वाला 2006, अनवर अली की स्विंग 2006, अनवर अली की स्विंग याद है आपको, 1-1 मीटर की अनवर अली की स्विंग। और उस टीम में सामने कौन था सोचें, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, इन सबको घोल के पी गए थे। फिर उसके बाद हमने क्या किया अनवर अली का, वो आप बेहतर जानते हैं। That is exactly my point. Please let's not get carried away by these performances. अल्लाह में इन खिलाड़ियों को बहुत, हमें पाकिस्तान को अशद जरूरत है नए स्टार्स की। हम कब तक बाबर आजम के नाम पे जो है वो हम सेलिब्रेशंस करते रहेंगे, बाबर की आम परफॉर्मेंसेस को भी हम जो है वो माउंट एवरेस्ट सर करने वाली चीज बताते रहेंगे, उसकी एक कवर ड्राइव पे हम सबका शुक्र अदा करेंगे। So coming back to the players that you were talking about, I think इसमें हमने naturally we talked about, हमने समीर की बात की है, हमने अली रजा की बात की है। देखो अली रजा तो ऑलरेडी पीएसएल में हमें नजर आ चुका है। इसके अलावा हमने सयाम की बात करनी है, एक बड़ा अच्छा बॉलर है ये। हुज़ैफा को हमने बॉल करते हुए देखा है, आई वाज थॉरली इम्प्रेस्ड एट हिज यंग एज। देखिए स्पिन बॉलिंग होना जरा मुश्किल होता है स्पेशली आज की क्रिकेट में, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हुज़ैफा पे अगर मेहनत की जाए, आई थिंक ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ कैलिबर एंड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। सो अच्छा, मैं आपको एक और बात बता चलूं, ये तो सिर्फ अंडर 19 टीम है, हमारे पास एक ए टीम का भी सेटअप है, और हमारी ए टीम में भी जैसे साद बेग लड़का है शामिल है, मां सदाकत को उनके मां सदाकत। मैं तो कभी कभार ये सोचता हूँ आजकल फैसल दैट वी आर सो स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह, और ये स्ट्रीमिंग और इन सर्विसेज की वजह से अब ये परफॉर्मेंसेस सामने भी हमको नजर आ रही हैं। बट आई थिंक मोहम्मद सयाम एंड हुज़ैफा, मुझे ऐसा लगता है कि ये दो बॉलर्स की आपने बात की, मुझे लग रहा है लड़कों में दामे इनमें कराने की जरूरत है। अब ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली अदील जाहिर हो जाएगा, लेकिन अदील अजहर क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद। अदील आपका बहुत शुक्रिया, और साथ साथ इसी के साथ ब्रेक से आने के बाद ज़रा बात करेंगे मौसम की बदलती हुई सूरत हाल की, जो कि सर्दी आने को तैयार नहीं है, क्या होने वाला है बात करेंगे बाद में। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज़ बड़ा अच्छा हो रहा होगा। मौसम की सूरत हाल की बात करेंगे। यकीनी तौर पे इस वक्त लोग जानना चाहते हैं कि सर्दी कब आएगी। बेशतर शहरों में यकीनी तौर पे सर्दी भी आ गई है, ठंड भी हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन जो कराची का मौसम है उसमें ज़रा सर्दी थोड़ा सा देर से आ रही है। वो कहा जाता है ना कि हौला हाथ रख के जो है वो सर्दी कराची वालों को नसीब हो रही है। साथ साथ कम से कम दर्जा हरारत की अगर बात करें, साथ साथ आप देख सकते हैं कराची में इस वक्त मिनिमम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 28 रहने का इम्कान है। कोयटा में सर्द हवाओं के साथ मतला अबरालूद, कम से कम दर्जा हरारत -2, ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया। मुल्तान का रुख करते हैं, मतला धुंध आलूद रहने के साथ कम से कम दर्जा हरारत 9, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 23 रहने का इम्कान है। लाहौर में धुंध आलूद रहेगा। शहर में आज कम से कम दर्जा हरारत 6, ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया। इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद रहेगा, कम से कम दर्जा हरारत 7, ज़्यादा से ज़्यादा 21 रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पेशावर की बात करना बड़ा ज़रूरी है। मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ कम से कम दर्जा हरारत 7, ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री तक रहने का इम्कान है। फैसलाबाद अब आपको लिए चलते हैं, मतला धुंध आलूद रहने के साथ कम से कम दर्जा हरारत 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री। जैसे कि आप इस वक्त देख भी सकते हैं स्क्रीन पर, ये डिफरेंट जो जितना दर्जा हरारत रहने का इम्कान है ये आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। DI खान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ कम से कम दर्जा हरारत 6, ज़्यादा से ज़्यादा 22 रहने का इम्कान है। स्कर्दू में जो है वो -7 और इस वक्त 4 है। साथ साथ अगर आप बात करें मरी में मतला धुंध आलूद रहेगा और कम से कम दर्जा हरारत 4, ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री तक रहने का इम्कान है। मुजफ्फराबाद में धुंध आलूद रहने के साथ कम से कम दर्जा हरारत 9, ज़्यादा से ज़्यादा 23 तक रहने का इम्कान है। कालाम में मतला साफ, कम से कम दर्जा हरारत -14, ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री तक रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अब हम बताते चलें कि दर्जा हरारत -7 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिग्री तक रहने का इम्कान है। ओवरऑल सिचुएशन आपने जान ली, और क्या कुछ होने वाला है। ओवर टू फैसल।
बहुत शुक्रिया गौहर। वेल, आपने दर्ज हरारत तो बता दिए, तो चलिए कुछ मनाजिर दिखा भी देते हैं। कहते तो हैं सब्ज़ारों की ज़मीन स्वात, लेकिन सब्ज़े ने सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई है। हमारे नुमाइंदे अनवर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अनवर, बताइए क्या सूरत हाल है? मालम जब्बा ने तो इस वक्त लोगों के मज़े करा दिए होंगे, लोग पहुँच रहे होंगे वहाँ पर, क्या सिचुएशन है ओवरऑल सवात में, ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तफरीही मुकाम बहरैन में। यहाँ पर सयाहों की गैर मामूली तादाद जो है वो यहाँ पर आई हुई है। बर्फ़बारी हुई है, बर्फ़ से ये लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे हैं। हमारे पास कुछ सयाह मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आपका तारुफ कीजिए। जी, मोहम्मद फयाज नाम है मेरा और मैं वाकएंड से अपनी फैमिली को लेके आया हूँ। हमारा 2 दिन का टूर है यहाँ का स्वात का। तो एक दिन हमने स्वात में स्टे किया, आज हम तालाब की तरफ आए हैं। तो बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेस है ये विज़िट करने के लिए, स्पेशली इस मौसम में, और बहुत अच्छा और बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। जी, हम लोग वाकई से आए हैं और हम लोग सारी फैमिली बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बड़े बच्चे सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और जिसने इंजॉय करना है बर्फ़बारी में वो ज़रूर स्वात। जी, जैसा कि आपने सुना कि सयाह यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा खुश है और वो बर्फ़बारी से लुत्फ़ भी उठा रहे हैं। जी चलिए जी, बहुत शुक्रिया। एबटाबाद का रुख कर लेते हैं। एबटाबाद में जो है वो गुज़िश्ता 2 दिन कबल बारिश के बाद धूप निकल आई है। मौसम खुश्क है, सर्द है, जबकि सयाहती मकामात नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में हल्की धूप के साथ मौसम सर्द है। मज़ीद तफ़सीलात क्या है, सरदार राशिद खान से जान लेते हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए एबटाबाद के मौसम की, तो एबटाबाद का मौसम जो है गुज़िश्ता 2 दिन कबल जो है एबटाबाद शहर में हल्की बारिश के बाद जो है मौसम तो सर्द हुआ। ताहम इस वक्त जो है एबटाबाद के जितने भी मैदानी इलाके हैं धूप है और मौसम तो ठंडा है ही है, क्योंकि दिसंबर है और एबटाबाद का मौसम तो खासा ठंडा होता है। अगर बात करें एबटाबाद के सेहती मकामात गलियात की, जिसमें नथिया गली है, डूंगा गली है, अयूबिया है, छांगला गली, खानसपुर और ठंडियानी के जो सेहती मकामात हैं, तो सेहती मकामात पर भी गुज़श्ता 2 दिन पर कबल जो है वो बारिश का हल्का सिलसिला शुरू हुआ था, यालाबारी भी हुई थी। ताहम वहाँ पर भी धूप है और मौसम अंतहाई सर्द हो चुका है। इस वक्त तक जो है बर्फ़बारी का जो इम्कान था वो तो नहीं हुई। ताहम स्याह और जो राशिद आप अपडेट कर रहे हैं एबटाबाद से, बहुत शुक्रिया। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। फैसल, अब जो पब्लिक इशूज़ हैं उसमें बड़ा इजाफा हो गया एक बार फिर, और इजाफा बड़ा अजीब सा हुआ इस बार। कराची में मुर्गी के गोश्त की कीमतें एक बार फिर आवाम के लिए परेशानी का बाइस बन गई हैं। सिर्फ 2 रोज़ में फ़ी किलो कीमत में 200 रुपये का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद जो मुर्गी चंद दिन पहले 500 से 550 रुपये में दस्तियाब थी, अब वो वही मुर्गी 750 से 850 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। हुकूमत ने अगरचे मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 670 रुपये मुकर्रर कर रही है, लेकिन मार्केट इस वक्त कुछ और ही है और आवाम कुछ और ही बताते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके मुहर्रिकात क्या हैं, मामलात क्या हैं, किस वजह से ये हुआ है, बात कर लेते हैं। गुलाम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। आप सीनियर वाइस चेयरमैन पॉलिटिक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है। गुलाम खालिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जनाब बढ़ गई हैं कीमतें, लोग तो कह रहे हैं कि देखें जुल्म हो गया, क्या है पीछे मुहर्रिकात जनाब, ज़रा ये तो बताएं। थैंक यू। आपका दोबारा आपने हमें ये मौका दिया कि अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करें। वैसे तो हमारी जो इंडस्ट्री है, जब से ये क्योंकि अफ़गानिस्तान बॉर्डर क्लोज़ हुआ था, हमारा जो आलमोस्ट 25 से 30% जो है लाइव बर्ड्स और दूसरी अफ़गानिस्तान जो है ना एक्सपोर्ट हो रही थी, उसके बंद होने की वजह से एकदम, क्योंकि वो जो 30% प्रोड्यूस कर रहे थे वो पाकिस्तान में कंज्यूम होना शुरू हुआ। कंज्यूम हो रहा था तो आप देख रहे थे पिछले 3 महीने से हमारा फार्मर जो है वो बिलो प्रोडक्शन कास्ट यानी हैवी लॉसेस पे था कि अगर 410-420 रुपये उनकी प्रोडक्शन कास्ट है तो वो 270 रुपये, 280 रुपये, 250 रुपये की बर्ड सेल कर रहा था। में डिज़ास्टर हो रहा था। हम समझ रहे थे कि इंडस्ट्री जो है ना वो हो भी गई है, मज़ीद उसमें कमी आ रही थी। लेकिन ये जो अभी प्राइसेस जिसका आपको कंसर्न है, जिसकी वजह से आपने बुलाया, उसके मुहर्रिकात कुछ और हैं। मेनली जो लास्ट जो गुड्स ट्रांसपोर्ट ने एसोसिएशन ने जो ट्रांसपोर्ट बंद की 15 दिन के लिए, आपको पता है ये बिल्कुल ट्रू पेरिशेबल आइटम है। इसकी जो फीड, फूड और इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डेली बेसिस पे होती है। फीड के 2 कंपोनेंट मेन होते हैं ना, मेज़ और सोयाबीन। सोयाबीन सारी कराची से अपवर्ड कंट्री जाती है
और मेज़ जो है पंजाब से सारी इधर आती है, दोनों बंद हो गए। जब दोनों चीज़ें बंद हो गई, मेज़ उधर से इधर नहीं आई, मील्स उधर से पंजाब नहीं गए, ज़्यादा नुकसान पंजाब की इंडस्ट्री, क्योंकि 80% इंडस्ट्री वहाँ, उनको ज़्यादा नुकसान हुआ। वो बर्ड जिसको हम 100 ग्राम सपोज फीड डेली दे रहे थे, फीड अवेलेबल नहीं हुई, उसको 20-30 ग्राम फीड दे के हमने ज़िंदा रखने की कोशिश की, तो डेफिनेट वो लॉसेस हुए, बर्ड ने सर्वाइव कुछ किया कुछ नहीं, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा जो ना गैप क्रिएट हुआ, जो कि ये बिल्कुल टेम्परेरी है, टेम्परेरी है। उसकी करेक्शन आना शुरू हो गया है, फीड आना शुरू हो गई है, बेहतरी आना शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं कि 3 दिन पहले जो था वो कोई 470 तक रेट गया था, लेकिन रात रिड्यूस होके दोबारा से ये कोई 435-440 पे वापस आ गया, और बेहतरी आएगी और करेक्शन आएगी तो ये मज़ीद इसमें कमी आ जाएगी। खालिद साहब, आप जैसे कि अभी ये फरमा रहे हैं कि ये टेम्परेरी सिचुएशन है, अभी टेम्परेरी है, हाँ अभी टेम्परेरी सिचुएशन है, लेकिन इसमें 3 कंसर्न्स हैं। एक तो जो ख़रीदार है, जो आवाम है, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 200-200 रुपये अगर 1-2 दिन में बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली एक ये अलार्मिंग सिचुएशन है। दूसरा फिर आपका दुकानदार हो जाते हैं, दुकानदार से हट के फिर जो फार्मर्स हैं, दुकानदार कहते हैं कि जी हम क्या करें, हम तो महंगा बेचने पे मजबूर हैं, हमें पीछे से महंगा आ रहा है, या फार्मर का मसला है। तो एक्चुअली क्या मसला है और इस तीनों सिचुएशन को हम किस तरह से फिर समझें? थैंक यू। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अभी चिकन की प्राइस है वो एक ब्लेसिंग है हमारे सार्फिन के लिए, जो कि 2800 से 3000 तक का मटन नहीं खा सकते। पहली बात तो ये कि उनके लिए ब्लेसिंग है, इससे सस्ता अच्छा प्रोटीन मिल ही नहीं सकता उनको ना। दूसरी बात ये कि ये जो प्राइस इस वक्त मौजूदा प्राइस है, ये इंडस्ट्री के लिए जस्टिफाइड प्राइस नहीं है। डेफिनेट जब ये डिमांड एंड सप्लाई का मेकनिज़म है, जब डिमांड एंड सप्लाई पूरी नहीं होगी, फार्मर लॉस करेगा, करेक्शन आएगी, इंडस्ट्री कम होगी, तो प्राइस अपनी जगह पे आएगी। प्राइस इसकी जो जस्टिफाइड प्राइस है वो 450 प्राइस होगी, तो इंडस्ट्री स्मूथ चलेगी। और एक देखें, इसमें आप भी माशाल्लाह डेली बिजनेसमैन से बैठते हैं जी, एक ही असूल है कि जितनी जो प्रोडक्शन है, मास लेवल की प्रोडक्शन होगी तो ही प्राइसेस जो है ना स्मूथ रहेंगी। सही है। अगर प्रोडक्शन में इतने बड़े वेरिएशंस आएंगे तो डेफिनेट प्राइस में भी आएंगे। और हमारी जो मार्केट है 95% वेट मार्केट है, ये आप समझिए। तो नेट जहाँ इतनी बड़ी वेट मार्केट होगी तो वहाँ प्राइस की वेरिएशन भी आएगी। लेकिन लास्ट बट नॉट लीस्ट कि ये जो प्राइस है इंडस्ट्री के लिए जो फेवरेबल प्राइस है, जिसमें इंडस्ट्री लोकल इंडस्ट्री है टोटल, तो वो 450 मेरी अपनी, मैं खुद फार्मर हूँ, 450 प्राइस हो ब्रॉयलर की, चिकन की जो फार्मर को मिलती रहे तो इंडस्ट्री स्मूथ चलती रहेगी, सार्फ भी अच्छा प्राइस लेता रहेगा। और वो अंडों पे भी इसका असर आया हुआ है? अंडों पे असर बिल्कुल आया है, अंडों की प्रोडक्शन कम हुई है। लेकिन अंडों में एक आपको गुड न्यूज़ ये दूँ कि एग की जो प्राइसेस अभी हैं, एग इंडस्ट्री हमारी बहुत ग्रोथ कर रही है। इस वक्त हम अंडे में वाहिद पाकिस्तान है जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी FDA से लेके जितनी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं उसने हमारे एग को बिल्कुल हेल्दी डिक्लेयर किया है। इस वक्त इवन USA हमारी कंसाइनमेंट्स गई हैं। ठीक है। तो एग हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। अब उसकी क्वालिटी जो है इतनी अच्छी है कि डेस्टिनेशन कंट्री उसको एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा खालिद साहब, ये एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था, 15 दिन हम रुके रहे, हमारा सारा मामला रुका रहा, यानी हमारा इन भी रुका रहा, हमारा आउट भी रुका रहा। जब ये चीज़ हो रही थी उस वक्त जाहिर सी बात है हम ये तो कह रहे थे कि जनाब आगे आने वाले दिनों में इस पर असर पड़ेगा, लेकिन उसको ख़त्म हुए गालिबन हफ्ता हो गया है। हफ्ते बाद उसका प्राइस पे असर क्यों आया है? उसी वक्त आना क्यों नहीं शुरू हो गया? ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लोगों को। हाँ, ये मैं बता देता हूँ। एक तो इसमें मैं अपना एक कंसर्न दूंगा कि इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ, हमें ऐसे लगता है कि मीडिया ने उस तरह आवाज़ नहीं उठाई, सारी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जितनी फेडरेशंस थी उन्होंने, हालांकि जो इशू था बड़ा था, आपको पता कि जो पोर्ट थी 100% स्टक हो गई थी, एक मजदा अंदर नहीं जा सकता था, पूरी पोर्ट बंद हो गई थी, कोई ना ट्रक आ सकता था ना जा सकता था। इम्पैक्ट इसलिए आया है कि जो बर्ड उस वक्त मौजूद होता है, जो ही जिस फार्मर को फीड नहीं मिली, अब उसको फीड नहीं मिली, वो उसको प्रायोरिटी देता है
कि इसको बेहतर है कि इसको सेल कर दें। जब जहाँ 4 लोगों ने सेल करना था वहाँ 25 लोग सेल करने के लिए निकल आए, इसको कहते हैं प्रेशर सेलिंग। कीमत गिरा दी, तो वो बेचने लगे। जब वो बिक गया, गैप क्रिएट हो गया, तो प्राइस बढ़ गई। अच्छा, प्राइस भी बढ़ गई। और गुलाम खालिक साहब, एक सिचुएशन हम अक्सर देखते हैं, अक्सर और बेशतर, कि जी प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, कभी प्राइस बहुत कम हो गई हैं, कह दिया जाता है कि नहीं जी पीछे से महंगा आ रहा है या नहीं, लेकिन आवाम ये जानना चाहते हैं जो हुकूमती सतह पे जो प्राइस होती हैं उस पर कभी भी मुश्किल से ही देखने को मिलता है कि लोग आवाम ख़रीद रहे हैं उसी रेट पे। दुकानदार का अलग प्राइस होता है, फार्मर का अलग प्राइस होता है, तो ये सिचुएशन क्या है, इसको किस तरह से? अच्छा, अगर आप पूरे पाकिस्तान की बात करें और हम सिर्फ कराची की बात करते हैं ना, सिंध की बात करते हैं, कराची में इस वक्त जो है ना कोई 1 साल से जो कमिश्नर कराची हैं उनके साथ हमारा लाइसेंस बहुत अच्छा है। और आलमोस्ट आप देखेंगे कि जो मार्केट की डेली प्राइसेस हैं, जो मार्केट फोर्सेस उसको प्राइस को सेट करती हैं, वही प्राइस कमिश्नर कराची और एसोसिएशन ऑलमोस्ट अब हम एक पेज पे हैं। आप बिल्कुल ये पूरे 1 साल से देख रहे हैं। बल्कि मैं शुक्रिया अदा करूंगा कमिश्नर कराची का कि हमें उन्होंने ओन किया, वरना पहले हमेशा जो कह रहे हैं बिल्कुल आई एम एग्रीड, ये है रियलिटी है ना, ग्राउंड रियलिटी। 3 साल का एक ऐसा भी दौर गुजरा था कि कमिश्नर कराची 220 का प्राइस देता था और हमारी प्राइस 430 होती थी। आई एग्री विद यू, बट 1 साल से कमिश्नर कराची और हम उनकी टीम एक पेज पे हैं। और इस वक्त हमारी कोशिश भी यही होती है कि अगर प्राइस में कमी आए तो वो सारिफ तक, हमारे कंज्यूमर तक चली जाए। सही है। वरना इस गैप की वजह से वो प्राइस हम कम कर देते थे लेकिन दुकानदार कम नहीं करता। ठीक है, बस आखिर में ये बता दें शॉर्टली 700-800 से नीचे कब तक आ रही है प्राइस? ये आ जाएगी। देखिए रात भी ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ कम हुए और ये अब मजीद इसमें करेक्शन आएगी, लेकिन ज़्यादा करेक्शन ना हमारे लिए बेहतर है, विद इन वीक में विजिबल डिफरेंस देख रहे हैं आएगा। लेकिन ये अभी भी ये जो प्राइस है, ये मेरे ख्याल ये प्राइस अगर चलती रहे तो बेहतर है। चले देख, तो बहुत शुक्रिया खालिद साहब। खरीदने वालों के लिए बेहतर है या नहीं, वेल ये तो आगे जाके पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। लंदन में बरतानवी अदालत ने एक पाकिस्तानी नौजवान की बहादुरी को सराहते हुए नकद इनाम देने का हुक्म दिया है। पाकिस्तानी नौजवान है अब्दुल्ला तनोली। उन्होंने गुज़िश्ता साल अगस्त में लेस्टर स्क्वायर में चाकू से मुसल्ला हमलावर से 11 साल बच्ची की जान बचाई थी। बिल्कुल, और अब्दुल्ला तनोली ने किसी शनाख्त या इनाम के तमन्ना के बगैर खतरा मोल लिया, बच्ची की जान बचाई थी। अदालत ने इनकी बहादुरी को रस्मी तौर पर तस्लीम किया है। अवामी फंड से इनाम का ऐलान करके नौजवान के हौसले को बढ़ाया है। अब अब्दुल्ला तनोली एक हीरो के तौर पर सराहे जा रहे हैं। ये मिसाल दुनिया भर के नौजवानों के लिए इखलाक, जुर्रत, अवामी खिदमत की वाज़ेह तरगीब है। तो चलिए, अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। माशाल्लाह से जो कहते हैं ना कि नीयत जब साफ़ हो तो फिर खुदा ताला खुद ही उसका इनाम भी देता है। हीरो के तौर पे आपको देखा जा रहा है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा क्या हुआ था ये इंसिडेंट? ख़तरा मोल लिया आपने, फिर बच्ची को बचाने में आपने जो है अपनी जान की बाजी भी लगा दी। अच्छा, ये लास्ट ईयर का वाक़या है, 12 अगस्त 2024 का वाक़या है, जिसके अंदर एक 11 साला बच्ची के ऊपर एक 32 साला रोमानियन शख्स ने हमला किया था और वो बच्ची 8 टाइम स्टैब हुई थी। 8 दफ़ा उसे छुरी का वार किया गया था। मैं इस इंसिडेंट की जगह से बिल्कुल करीब ही एक TWG टी शॉप है, मैं उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। और जैसे ही मुझे बच्ची की चीखों की आवाज़ सुनाई दी थी तो मैंने बाहर मुड़ के देखा था कि एक शख्स उसके हाथ में छुरी थी और उस बच्ची के ऊपर मुसलसल हमला कर रहा था और उसके साथ ही उसकी वालदा भी मौजूद थी। और मैंने एक लम्हा भी इंतज़ार नहीं किया और भागकर उस शख्स को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही मैं उसके करीब गया, मैंने उस शख्स के ऊपर छलांग लगाई और उसके हाथ को पकड़ लिया जिस हाथ में छुरी थी, और उसके हाथ को मैंने घुमाया, उसे ज़मीन पे गिराया और उसके बाद उसके हाथ पे लात मारी जिससे छुरी उससे काफ़ी दूर चली गई। और उसके बाद मैंने उससे 5 मिनट तक दबोचे रखा और इसी दौरान मैं इर्द गिर्द देखता रहा कि उसके और कोई साथी तो नहीं है जो मेरे ऊपर या उस बच्ची के ऊपर हमला कर सकें। और मैं साथ जितने लोग मौजूद थे उन सबको मैंने कहा पुलिस को कॉल करें, एम्बुलेंस को कॉल करें। और 5 मिनट बाद पुलिस आई, उन्होंने उस शख्स को अरेस्ट कर लिया और लंदन एम्बुलेंस आई तो उन्होंने उस बच्ची को फर्स्ट एड दी और उससे हस्पताल लेके चले गए। ऑल राइट अब्दुल्ला, जो एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है। आपने बहुत अजीम काम किया, लेकिन एक गैर मुल्क में वहाँ के कवानीन, हालात, बास औकात इंसान को बहुत ज़्यादा मोहतात बना देते हैं। कि आपके जहन में भी कोई ऐसा ख्याल कभी आया था कि बाद में कोई मुश्किलात ना पेश आए?
अच्छा, ऐसा जब भी इंसिडेंट होता है तो हम जो जितने भी सिक्योरिटी ऑफिसर्स इस कंट्री में काम करते हैं उनके पास एक जो लाइसेंस होता है उसे बोलते हैं SIA लाइसेंस, सिक्योरिटी इंडस्ट्री अथॉरिटी लाइसेंस। जब भी हम उसकी ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें छुरी से कोई भी हमला हो उससे बचाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। वो बिल्कुल बेसिक ट्रेनिंग होती है और हमें यही ट्रेन किया जाता है कि आपकी सेफ्टी फर्स्ट है और आपके जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी सेफ्टी फर्स्ट है। अगर ऐसा जब भी इंसिडेंट हो तो अपनी सेफ्टी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन वो लम्हा ऐसा था कि एक बच्ची के ऊपर कॉन्टीन्यूसली हमला हो रहा था, तो उस टाइम फर्स्ट प्रायोरिटी जो मेरी थी कि मैंने उस बच्ची को बचाना है, क्योंकि वो ऐसा ऐसा मौका था कि अगर मैं अपनी जान बचाता या अपने इर्द गिर्द जो शॉप में लोग मौजूद थे उनकी जान बचाता तो बच्ची आज शायद इस दुनिया में मौजूद ना होती। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि मैं उस बच्ची की जान बचाऊं। अब्दुल्ला, अब बरतानवी अदालत की जानिब से इनाम और इसी तरह हर जानिब से तारीफ आपके लिए कितनी ये अहमियत की हामिल है? इस वाक़े के बाद क्या आपके थॉट प्रोसेस में, लाइफ में चेंजेस आई हैं? क्रिमिनल कोर्ट की जानब से फैसला कर दिया गया है कि लॉन पिंटोरू जो इस केस का कल्प्रिट था उसे इनडेफिनेट टाइम के लिए मेंटल हॉस्पिटल के अंदर हाई सिक्योरिटी के अंदर उसे रखा जाएगा। और उसके बाद जज ने जब मेरे से पूछा कि आपका ताल्लुक किस इलाके से है तो मैंने बताया कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई। ये मेरे लिए और पूरे पाकिस्तान कौम के लिए एक बहुत फ़ख्र का मौका था। उन्होंने मेरी तारीफ़ की और उन्होंने उसके साथ मेरे लिए नकद इनाम का ऐलान किया। ये जब मेरे लिए ही खुशी की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लिए खुशी की बात है और इसमें UK गवर्नमेंट का और रिस्पेक्टेड जज का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस वाक़े को लेकर जो ये न्यूज़ थी सारे ब्रिटिश मीडिया के अंदर गई और जितने भी बड़े नामी गिरामी चैनल हैं उन सब के अंदर ये न्यूज़ गई और ये खबर पूरी दुनिया ने सुनी है और ये पूरे पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर है। अब्दुल्ला, खुशी की बात तो यकीनी तौर पे है, लेकिन अगर आप नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहें वो क्या होगा जो समाजी खदमात या बहादुरी के मौके पर फौरी कदम उठा सकते हैं? जैसे आपने पहले जिक्र किया, एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने जैसा है। और जैसे भी मेरा तो हमेशा नौजवानों को यही पैगाम है कि आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं अपनी मेहनत से काम करें। अगर आपको जब भी कभी ऐसा मौका मिलता है कि आप किसी की जान बचा सकते हैं या किसी के लिए भी कुछ हेल्प कर सकते हैं तो उसकी ज़रूर हेल्प कीजिएगा, लेकिन अपना डेफिनेटली सेफ्टी फर्स्ट अपना ख्याल ज़रूर कीजिएगा। राइट, शुक्रिया अब्दुल्ला। और एक बार फिर ना सिर्फ है कि आपको मुबारकबाद बल्कि आपका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया कि पाकिस्तान का इमेज दियारे गैर में आपने बहुत ही बेहतर, बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है। इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। पाकिस्तान के अजीम अदाकार और कॉमेडियन मीम से मिज़ा, मीम से मोइन अख्तर और मीम से मेज़बानी 76वीं सालगिरह उनकी आज मनाई जा रही है। मोइन अख्तर न सिर्फ पाकिस्तान के सबसे वर्सटाइल फ़नकारों में शुमार होते हैं बल्कि उनकी अदाकारी, कॉमेडी, मेज़बानी, डायलॉग डिलीवरी में बेमिसाल महारत ने लाखों लोगों को अपना गर्विदा बनाया। बिल्कुल वर्सटाइल पर्सनैलिटी हैं मोइन अख्तर ने अपने किरदारों और मुनफरिद मज़ाही अंदाज के ज़रिए पाकिस्तानी ड्रामा, टीवी, रेडियो, स्टेज की दुनिया में ऐसी शनाख्त बनाई जो आज भी इनके मद्दाहों के जहनों पर ताज़ा है। उन्होंने रोज़ी इंतज़ार फरमाइए, आंगन टेढ़ा, हाफ प्लेट, बंदर रोड से केमाड़ी जैसे ड्रामों और शोज़ में अपनी अदाकारी के शानदार जौहर दिखाए। मोइन अख्तर जैसे वर्सटाइल फनकार को तमगा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ जैसे कौमी एजाज़ात से भी नवाजा जा चुका है जो इनकी खदमात का बैनुल-अक़वामी सकाफ़ती एतराफ़ है। मोइन अख्तर 22 अप्रैल 2011 को हमसे जुदा हो गए, लेकिन इनकी मुस्कुराहट, मज़ा और फन आज भी नस्ल दर नस्ल याद रखे जाते हैं। कुछ झलकियाँ वर्सटाइल अदाकार की कि उनकी जो शानदार परफॉर्मेंस रही, आइए देखते हैं। शानदार परफॉर्मेंस जिसको पाकिस्तान की जो कौम है वो हमेशा अपने हीरोज़ को याद रखती है और हमेशा याद रखेगी। और जो ऐसे अदाकार हैं वो फैसल सदियों में जो है वो पैदा होते हैं। और साथ साथ फैसल, उम्मीद है आपने नाश्ता किया होगा और सियासी नाश्ते की बात ना करें, ज़रा बात अधूरी लगेगी। मुल्क में एक बार फिर सियासी बातचीत और तसादुम के बीच खड़ी दिखाई देने लगी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तहरीक इंसाफ को दोबारा मुज़ाकरात की दावत दे दी गई है, मगर सवाल ये है कि क्या ये दावत वाकई किसी बड़े ब्रेक थ्रू की अलामत है या फिर सिर्फ सियासी दबाव कम करने की कोशिश। अब वज़ीर-ए-आज़म तो वाज़ेह कर चुके हैं कि मुज़ाकरात सिर्फ जायज़
मुतालबात तक महदूद होंगे, ब्लैक मेलिंग कबूल नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर मुज़ाकरात और स्ट्रीट मूवमेंट के मामले पर वाज़ेह तक़सीम सामने आ चुकी है। अलीमा खान का सख्त मौक़िफ़ है और ये सख्त मौक़िफ़ पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को मज़ीद नुमाया करता दिखाई दे रहा है और हुकूमती हल्के खुसूसन राना सनाउल्लाह PTI पर अनाकी और तसादुम की सियासत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चलिए इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार इमरान याकूब साहब। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत तो दे दी है, लेकिन PTI अब तक मुज़ाकरात की राह से गुरेज करती नज़र आ रही है। बार बार मुज़ाकरात की पेशकश को आप कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई संजीदा पेशरफ्त है या फिर सियासी जो दर्ज हरारत है उसको कम करने की कोशिश है? और जो भी है, PTI में मुज़ाकरात की मेज़ पे आती क्यों नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात सीधी सी है कि वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब अगर बार बार मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं और PTI के कुछ लोग या अगर कुछ तज्ज़िया कर ये समझते हैं कि ये सिर्फ वो दबाव कम करना चाहते हैं या वो रस्मी तौर पे ये कर रहे हैं, तो क्यों इनको आजमा क्यों नहीं लेते? देखिए, सीधी सी बात है, सीधा सा तरीका है कि वो उनसे कहे जी ठीक है, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि वज़ीर-ए-आज़म वाकई ही अपनी इस कोशिश में संजीदा हैं या वो सिर्फ रस्मी कार्रवाई के लिए ऐसी बातें करते हैं। दूसरी बात आपने ये पूछी कि जी PTI इस तरफ क्यों नहीं आती, तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सियासत ही एहतजाज की करती आई है और वो मुज़ाकरात पे या इस तरह की चीज़ों पर कुछ ज़्यादा यकीन नहीं रखते। और दूसरी बात ये है कि PTI में फैसला करना किसने है? फैसला करना है बानी PTI जनाब इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब के अलावा किसी का भी फैसला PTI के वोटर सपोर्टर्स के लिए काबिल कबूल ही नहीं है। वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ही ये है कि इमरान खान साहब के जेल में होने के बाइस आप चाहे बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन बना दें, चाहे अलीमा खान साहबा पार्टी की क़यादत संभाल लें या बुशरा बीबी जो हैं उनके कहने पे किसी को चेयरमैन बना दिया जाए, लोग जो हैं PTI से वाबस्ता वो किसी को खातिर में नहीं लाते। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खान की बात माननी है और खान जो है उनका तर्ज सियासत ये है कि वो जो है वो इख्तलाफी सियासत को ज़्यादा पसंद करते हैं। वो जो है ना चाहते हैं कि हर वक्त जो है मैदान सजा रहे और मुज़ाकरात पे वो कुछ ज़्यादा यकीन नहीं करते। अच्छा इमरान साहब, एक कंटिन्यूस रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं। अलीमा खान ने मुज़ाकरात के मामले पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। कहा जा सकता है कि PTI में फ़ैसला साजी का मरकज़ पार्लिमानी सियासत से हट चुका है और PTI के अंदर मुज़ाकरात स्ट्रीट मूवमेंट के हामी धड़ों के वाज़ेह तक़सीम पार्टी को मज़ीद कमज़ोर करेंगे। देखिए, ये अभी नहीं है, शुरू से ऐसा ही है कि PTI पार्लिमानी सियासत पे को बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखते। अगर ये पार्लिमानी सियासत पे यकीन रखते तो असम्बलियों से इस्तीफ़ा क्यों देते? चौधरी परवेज़ लाई जो कि अमलन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, जब वो पंजाब के वज़ीर आला थे, तो चौधरी परवेज़ लाई साहब खुद कहते हैं कि उन्होंने 13 मरतबा 13 टाइम्स 13 मरतबा खान साहब से ये कहा कि अल्लाह का वास्ता है आप असम्बलियों से इस्तीफ़े ना दें, इस तरह हमारा बुरा वक्त आएगा, हमारे पे मुश्किलें आएंगी। हम पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ हमारी हुकूमत है, तो हम क्यों डिज़ाइन कर दें? लेकिन खान साहब मैं ना मानूं के मुस्तादिक वो उन्होंने वो ये किया और फिर आपने साहब ने देखा कि पंजाब में क्या हुआ। अब मामला ये है कि जहाँ तक आपने बात की PTI के ग्रुपों की, तो PTI में मिजाजन, जैसे मैं पहले आपके सवाल के जवाब में कह चुका हूँ, मिजाजन हल्ला गुल्ला जो है ये पसंद किया जाता है, एहतजाजी सियासत को पसंद किया जाता है। जब PTI की हुकूमत थी 2018 से लेके आप ये देखें, वफाक में जब हुकूमत बनी, पंजाब में बनी, KB में खैर पहले भी थी, बाद में भी बनी, तो अब देखिए उस वक्त क्या पोजीशन थी, अगर आपको याद हो तो उस वक्त भी यही मामला था कि इवन जो वजीर, खासतौर पे वजीर इत्तलात व नशरियात वफाकी हो या सूबाई, जो वजीर सही तरह से अपोजिशन के लत्ते नहीं लेता था, शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली इन दोनों को करप्ट करार देने में अपना आसानी नहीं रखता था, इनको जाती इन पे हमले नहीं करता था। खान साहब को वो वजीर ही पसंद नहीं आता था।
और वो उसका फौरन उसका महकमा बदल देते थे, उसका कलमदान बदल देते थे या उसको काबीना से फारिग कर देते थे। तो खान साहब का बुनियादी तौर पे जो मिजाज है वो मफाहमत की सियासत पे अच्छा इमरान साहब, यकीन मैं नहीं एक रखते। चीज़ और भी यहाँ पे अब सवाल है। राना सनाउल्लाह ने पीटीआई पर एनआरकी और तसादुम की सियासत का इल्ज़ाम लगाया है और 8 फरवरी को आपको पता है कि पहिया जाम भी है, शटर डाउन केपी में उसका फैसला किया गया है। तो सड़कों पे आने की तैयारी हो रही है। हालात किस करवट जाते देख रहे हैं आप? ये हड़ताल वाकई अवामी सतह पर पजीराई हासिल भी कर पाएगी? देखिए, पीटीआई अगर 8 फरवरी को केपी में हड़ताल करने जा रही है तो बुनियादी तौर पे तो ये हड़ताल कामयाब होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि आप देखें कि तीसरा टेन्योर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का केपी में। अब खैबर पख्तूनख्वा की सियासत को समझने वाले, खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पर नजर रखने वाले लोग अच्छी तरह से ये जानते हैं कि इससे पहले कभी भी खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी हुकूमत को दूसरी दफा मौका नहीं मिला। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो हैं उन्होंने एक दफा हुकूमत मुंतखब की और उसके बाद 5 साल के बाद या 4 साल के बाद या जितने भी अरसे के बाद इलेक्शन हुए तो उन्होंने उसको दोबारा उस पार्टी को नहीं चुना, बल्कि नई पार्टी, दूसरी पार्टी ने हुकूमत बनाई। ये पीटीआई के साथ एक्सेप्शनल केस है कि सूबे के अवाम ने ना सिर्फ उनको 2013 में मुंतखब किया, उसके बाद 2018 में उनको वोट दिए और फिर 2024 के इलेक्शन में भी उनको वोट दिए और मुसलसल तीसरी दफा पीटीआई की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में बनी है। अब वहां पे हुकूमत भी उनकी है और जो वजीर आला है वो भी मफाहमती सियासत के बंदे नहीं है, मज़ामती सियासत के अलम बरतार हैं। तो अगर अब भी वहां पे हड़ताल कामयाब ना हो तो शायद फिर पीटीआई के पास इस आने को कुछ ना बचे। लिहाजा वो तो पूरी ये कोशिश करेंगे कि ये हड़ताल पूरी तरह से कामयाब हो, लेकिन दूसरी तरफ अब मामला ये है कि क्या वहाँ के अवाम अब भी मज़ामती सियासत के लिए तैयार हैं? क्या वहाँ पे जो गवर्नर केपी हैं वो अपना असर रसूख को इस्तेमाल करेंगे? क्या मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे या हुकूमत का साथ देंगे? मुस्लिम लीग नून जिन इलाकों में कोई अपनी वहाँ पे थोड़ा असर रसूख रखती है वो क्या करेंगे? एएनपी किस तरह से डील करेगी? तो ये सारे अवामिल मिल के ये उसके बाद ये फैसला होगा कि केपी में जो हड़ताल अनाउंस की गई है उसका क्या नतीजा निकलता है। अच्छा, उसके बाद तो फैसला होगा, लेकिन जो नाम नहाद तहरीक की बात हो रही है, पीटीआई ने तहरीक की जिम्मेदारी महमूद खान अचकजई के हवाले कर दी। उनका ये भी कहना है जब भी तहरीक की कॉल दी जाएगी तो लाखों लोग निकलेंगे। दूसरी जानिब अगर देखें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान की अदम शिरकत, क्या आप समझते हैं अपोजिशन इत्तेहाद की कमज़ोरी को ज़ाहिर करती है या एक सोचा समझा सियासी फासला है? देखिए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उसमें अगर मौलाना फजलुर रहमान शामिल नहीं होते तो फिर उनके पास स्ट्रीट पावर उस तरह से नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मकबूल सियासी जमात है और शायद इस वक्त मकबूल तरीन सियासी जमात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 9 मई के बाद जिस तरह से मामला हुए और फिर उसके बाद इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जिस अंदाज में पार्टी को चलाया गया और उसमें अब उसका कारकुन भी थक चुका है, शायद उस तरह से एक्टिव नहीं है। यही वजह है कि आप ये देखें कि अब एहतजाज में उतने लोग नहीं आते और जो आते हैं वो भी उस तरह से पुरजोश नहीं होते। अडियाला जेल के बाहर अगर 200-400 या 500 आदमी आ जाता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि लाखों का मजमा हो गया। तो अब उसमें भी कोई कमी आई है। अब मौलाना फजलुर रहमान के जमात जो है जमीयत उलमा इस्लाम, वो एक ऐसी जमात है कि जिनके कमिटेड कारकुन हैं और वो सर्दी गर्मी देखे बगैर हर जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान इस इत्तेहाद का भी बाकायदा हिस्सा उस तरह से नहीं बने। महमूद खान अचकजई साहब नो डाउट एक बड़े ज़ीरक और समझदार सियासतदान है, लेकिन उनके पास स्ट्रीट पावर उस तरह से नहीं है। लिहाजा बादी नज़र में ऐसा महसूस होता है कि शायद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सड़कों पे
को उस तरह से लोग इकट्ठे ना कर सके, उनको वाकई तहरीक का रूप ना धार सके। अच्छा इमरान साहब, ज़रा सियासत से थोड़ा सा इधर आएँ। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर जो अमल दरामद रोकने का फैसला किया है, इस पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। क्या कहते हैं आप, क्या लगता है आपको अदलिया और पंजाब हुकूमत के माबैन मामला कुछ कशीदा होने जा रहे हैं? ये जो प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस का मामला है, इस पर आप क्या राय रखते हैं और क्या ये कोई नई चीज़ डेवलप कर सकता है? देखिए, बात सिर्फ प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की नहीं है। अदलिया जो है उसका और एग्जेक्टिव का हमेशा से झगड़ा रहा है। और जहाँ तक हुकूमत की बात है, मैं समझता हूँ कि किसी भी हुकूमत या मुआशरे के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि अदलिया उस पर नजर रखे, कि उस पर एक दबाव बना रहे। लेकिन उसका मतलब हरगिज नहीं है कि जुडिशियल एक्टिविज्म ही शुरू हो जाए। और जिस तरह से हमने माजी में देखा, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से उस वक्त से लेके जस्टिस साकिब निसार साहब और फिर जस्टिस आसिफ खोसा साहब और फिर उसके बाद उमरता बंदयाल साहब और अब तक जो मामलात हैं, देखिए अदलिया को भी अपने मामलात को अपने उसके मुताबिक ही करना चाहिए जो कानून और आइन में जिसकी इजाज़त है। अब ये कानून अगर देखा जाए तो बहुत सारे आइनी माहिरीन जिनसे हमारी बात हुई है, उनके मुताबिक ये बड़ा अच्छा कानून है और इससे अवाम को बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ अदालत आलिया में अगर इस दिया गया है, रोक दिया गया है, तो पंजाब हुकूमत जो है मरियम नवाज इस बिल्कुल वक्त ये जो मौक़िफ़ है ऑब्वियसली अब इमरान याकूब साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन एक और संगीन मसला फैसल खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कराची में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात एक संगीन इंसानी मसला बनते जा रहे हैं। साल 2025 के दौरान बात करें, कुत्तों के काटने के तकरीबन 40,000 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। रेबीज़ के बायस 19 अफराद जान से हाथ धो बैठे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों की तादाद में वाज़ेह इजाफा देखा जा रहा है। हमारे साथ इसी मामले पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सैयदा तहसीन आबदी साहिबा, तर्जुमान है। बहुत शुक्रिया तहसीन और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा एक तो सदगजीदगी हो गई, हम उसके बात नहीं कर रहे अभी के हॉस्पिटल्स में वैक्सीन है या नहीं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। लेकिन ये जो इतने केसेस आए हैं, राइट फ्रॉम आसफा टू द होल पीपल्स पार्टी, वो हमेशा से उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि जी आप इनकी कलिंग ना करें, इनको मारें ना, स्टेरिलाइजेशन जो है कर दें सो दैट जो है ये मामला इतने आगे ना बढ़ें। उस पर क्या काम हुआ है अब तक तहसीन साहिबा? कोई फैक्ट्स, कोई फिगर्स, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड गुड मॉर्निंग फैसल एंड सादिया। फैसल, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है कि मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपसे शेयर कर रही हूँ। और सेकंड ये कि हमने अभी अक्रॉस द सिंध जो है वो 250 प्लस जो है वो हमने रेबीज ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो उसकी एक्सपेंशन हुई है अक्रॉस द सेम डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो उसके सेंटर इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं और कुछ इस्टेब्लिश हो रहे हैं। जो फिगर्स की आपने बात की, तो आपने जो कलिंग की कि हम ये ग्लोबली भी बड़ा इनफेक्टिव मेथड रहा है, तो हमने अब WHO का जो मेथड है उसको अडॉप्ट किया है कि जी हम इनकी वैक्सीनेशन करेंगे और हम इनकी जो है स्टेरिलाइजेशन करेंगे कि जी इनको न्यूट्रल करेंगे ताकि हम उस तरफ ना जाए। उसके लिए अलग एक, आपको भी पता है कि सिविल सोसाइटी में भी और बहुत सारे इश्यूज रेज हुए थे हमारे लिए, क्योंकि स्टार्ट में ये प्रोसेस भी, ये मेथड भी अप्लाई किया गया था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल एक ह्यूमन वे में रहते हुए हम कि जी इनको किस तरह कंट्रोल किया जाए कि इनकी ट्रांसमिशन साइकिल जो है वो उसको ब्रेक किया जाए। इसके लिए जो अभी तक हमारी वैक्सीनेशन हुई है, मैं एग्जैक्ट फिगर्स बता रही हूँ क्योंकि लास्ट वीक में चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो एक मीटिंग होल्ड की थी जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट वाइज कमिश्नर्स हैं, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और जो डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटीज हैं, वो तमाम लोग ऑन बोर्ड थे। तो उसमें जो आया था कि 30,000 प्लस जो है वो हम वैक्सीनेशन कंप्लीट कर चुके हैं टिल अक्टूबर तक। मैं अक्टूबर तक की आपको फिगर्स बता रही हूँ। और 19,000 प्लस जो है उसकी स्टेरिलाइजेशन कर दी गई है और ये चीज़ें जो है ऑनगोइंग हैं तमाम सेंटर्स में। मैं आपकी तरफ से ये भी बताना चाहूँगी कि तमाम सेंटर्स में अक्रॉस द सेम वैक्सीनेशंस मौजूद हैं। इनकी जो फ्री पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं उनकी ट्रीटमेंट विक्टिम्स के लिए।
दूसरा हमारी एक हेल्पलाइन है 1093 जिसको रिस्टोर कर दिया गया है कि अगर किसी को भी खुदा न खास्ता कहीं हादसा होता है, किसी को कोई बाइट करता है डॉग, या अगर आपके इलाके में कोई ऐसा कुत्ता फिर स्ट्रे डॉग है जो आपको लगता है कि वो लोगों को के लिए बड़ा हार्मफुल है, तो आप ये 109 पे या हमारी एक मोबाइल ऐप है जो रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के RCP की जो ऐप है उस पे भी आप जो है कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं और विद इन फ्यू मिनट्स या विद इन एन आवर जो है वो उसको एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल है। रेबीज जो है ये प्रिवेंटेबल है, लेकिन अगर इसको टाइमली ट्रीट किया जा सके, इसको टाइमली एड्रेस किया जा सके, तो लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट हो कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई चीज हो तो तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं दे आर ऑन ग्राउंड, वो काम कर रहे हैं और इन चीजों में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। जी अच्छा, इन चीज़ों में बेहतरी आएगी। वैसे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 109 की आप बात कर रही हैं कि ये जो इस नंबर पे अगर आप कॉल करें तो जो भी मुतासरा शख्स है उसको वैक्सीन भी अवेलेबल होगी और जो भी जो लेने चाहिए मौके पे आपको प्रिकॉशंस वो फ़ौरन ले लिए जाएंगे। जी 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 बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि लोगों में ना कुछ अवेयरनेस का भी हमने अपनी कैंपेन स्टार्ट की है, बिकॉज कुछ मिथ भी है लोगों की कि वो हॉस्पिटल्स तक नहीं जाते, चीज़ों को रिपोर्ट नहीं करते, तो उन तमाम चीज़ों को ब्रेक करना होगा। लोगों में इसीलिए अवेयरनेस दे रहे हैं क्योंकि इस तरह के हादसा स्पेशली अर्बन एरियाज में तो लोग फिर अवेयर होते हैं, लेकिन जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे लोगों में डिफरेंट गैर बातें कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट मिथ है उनकी, तो हमें ये चीज़ें भी रिपोर्ट हुई हैं, ये चीज़ें भी वहाँ के लोकल से हमें पता चली हैं कि जी हादसा होता है, वो खुद ही से ट्रीटमेंट करते हैं, अपने किसी लोकल हकीम या किसी के पास ले जाते हैं, वो ट्रीट नहीं हो सकता और लोग अपनी जान से जाते हैं। तो उसके लिए हमने अवेयरनेस प्रोग्राम भी स्टार्ट कर दिए हैं, लोगों को कहा, और जितनी भी इसकी वैक्सीन्स हैं, जो भी इसकी ट्रीटमेंट है, वो वाफिर मिकदार में तमाम डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। बस यही लोगों से अपील है कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई हो, क्योंकि हम अपने एंड से कुत्तों जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी वैक्सीनेशन है या उनको न्यूट्रल करना है, वो प्रोसेस तो हमारा है, लेकिन आपको भी पता है बहुत ओवर पॉपुलेटेड सूबा है। अच्छा तहसीन साहब, ओवर पॉपुलेटेड, स्पेशली अगर मैं कराची की बात करूं, बहुत ओवर पॉपुलेटेड। जी बिल्कुल, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था। जी फैसल, हम उस लेवल पे आए कि जी कोई काट ले तो इंसान उसका इलाज कराए, उससे पहले अगर इस चीज़ को एड्रेस किया जाए, उसमें जैसे आपने भी बताया कि पहले बहुत सारे हिकअप्स आ रहे थे, सिविल सोसाइटी एंड ऑल उसकी तरफ से ये सारे मामलात, अब लोगों को इस पे भी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि एवरी डॉग इज़ नॉट अ रेबिड डॉग, ठीक है। ऑब्वियसली आदमी एक आम आदमी तो नहीं पहचान सका कि कौन सा रेबिड डॉग है, कौन सा रेबिड डॉग नहीं है, तो उसके लिए अगर इनकी ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं इनको वैक्सीनेशन कर दी जाए, जैसे कि आप भी कह रही थी, तो क्या ये मसले का हल हो सकता है? या फिर उसके बाद भी अगर कोई डॉग बाइट हो तो उसके बाद भी यू हैव टू रन एंड आई एम सॉरी, यू नॉट एन मेडिकल एक्सपर्ट, आई नो, बट स्टिल ये एक सवाल मेरे ज़हन में आया तो दैट्स व्हाई आई थ्रू इट। नहीं देखिए, ये जो है एक तो ये टैग एंड जियो टैग हैं जिनकी वैक्सीनेशन हो गई है ताकि वो आइडेंटिफिकेशन जी वो इजी रहे। दूसरा ये कि मैंने आपको बताया कि 30,000 प्लस जो हैं वैक्सीनेशंस जो हैं हैव बीन कंप्लीटेड, वो हो चुकी हैं। 19,000 प्लस जो हैं वो स्टेरिलाइजेशन की जा चुकी है और ये प्रोसेस ऑन गोइंग है। जैसी बात, अब जो हम लोग, हमारा फोकस है सिंध गवर्नमेंट का, वो जो अंडर सर्व एरियाज हैं, वो जो हाई बर्डन एरियाज हैं, क्योंकि वहीं से केसेस ज्यादा रिपोर्ट होते हैं फैसल, तो उन पे हम ज्यादा फोकस हमने रखा हुआ है क्योंकि डॉग्स की तादाद बहुत ज्यादा है, उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है ना, हम जैसे इनको मारने की तरफ नहीं जा रहे हैं हम, और ये बड़ा इनइफेक्टिव है ग्लोबली भी, तो हमने WHO से जो मेथड अडॉप्ट किया है वो यही मेथड्स हैं कि जी इनको वैक्सीनेट किया जाए और इनकी स्टेरिलाइजेशन किया जाए, इनको न्यूट्रल किया जाए, ताकि किसी के लिए भी ये हार्मफुल ना हो सके, इसकी ट्रांसमिशन साइकिल जो है उसको ब्रेक किया जा सके। तो डेफिनेटली जब ये ऐसे जी हमने जितनी बड़ी क्वांटिटी हमने इस टाइम में कर ली है, और मजीद इसका बड़ा हैवी बजट भी रखा गया है, 9 मिलियन प्लस जो है इसका बजट भी रखा गया है इसी प्रोग्राम के लिए, जो रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम है, ताकि हम चाहते हैं कि इसका एक लॉन्ग टर्म हो, इसकी प्रिवेंशन भी हो, इसकी ट्रीटमेंट भी हो, एक लॉन्ग टर्म कंट्रोल हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉन्ग टर्म कंट्रोल जो बहुत ज़रूरी भी है। तर्जुमान हमारे साथ मौजूद सैयदा तहसीन आबदी साहब हमारे साथ मौजूद थी। शुक्रिया आवाम के लिए। एक बार फिर शॉर्टली ये बताना चाहते हैं कि जी 109 एक हेल्पलाइन है, अगर आपको रेबीज़ का इंजेक्शन लगाना है या फिर कोई ऐसा मसला दरपेश आ सकता है तो फिर आप इस पर कॉल करके और सारी सिचुएशन आसानी से कर सकते हैं। बिफोर वी लीव, जैसा कि आपको पता है दुनिया भर में क्रिसमस का जो त्यौहार है उसकी तैयारियां वैसे तो हफ्तों पहले ही शुरू कर दी जाती हैं, लेकिन कुछ अरसे से दुबई में क्रिसमस पर एक अलग ही
बहार दिखाई दे रही है। अगरचे दुबई इस्लामी और अरब रिवायात रखने वाला शहर, मगर क्रिसमस के मौके पर यहाँ आलमी सकाफ़तों का खूबसूरत इम्तिजाज देखने को मिलता है। दुबई में क्रिसमस की तैयारियां कई हफ्ते पहले ही शुरू हो जाती हैं, जहां शहर के बड़े शॉपिंग मॉल्स, होटल, तकरीबन और तफरीही मकामात दिलकश रोशनियों, क्रिसमस ट्रीज, त्यौहार और सजावट से जगमगा उठते हैं। रंग बिरंगी लाइट्स, खाने पीने के स्टॉल भी, बच्चों के लिए झूले, सेंटा क्लॉज की आमद, रिवायती यूरोपीय अंदाज की सरगर्मियाँ भी साथ साथ जारी रहती हैं। और इसी के साथ अब रंगारंग ये तैयारियां तो जारी रहेंगी ही और पूरी दुनिया में इसकी खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन इसी के साथ मेरे नाज़रीन को जो है वो इजाज़त लेने का वक्त हुआ चाहता है। एब्सोल्युटली, कल हम फिर हाजिर होंगे और कल बड़े ही दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स, एक तो ऑब्वियसली क्रिसमस और दूसरा बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।